नमस्कार साथियों। एक बार सभी साथी लाइव से जुड़ जाएं, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। एक बार सभी भाई जुड़िए। सभी भाइयों से निवेदन है कि एक बार आप जुड़ जाइए, फिर हम आगे चर्चा स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है तो मेरी एक बार बताइए, अगर आपको आवाज़ ठीक आ रही है और सारी चीज़ें ठीक है तो एक बार कमेंट करके बताइए। राम राम भाई अखिलेश भाई, आवाज़ ठीक आ रही है क्या? एक बार बताओ, जो भी भाई मुझे देख रहे हैं, अगर प्रॉपर वे में आपको मेरी वॉइस आ रही है और लाइव ठीक चल रहा है तो फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार और भी साथी जुड़ जाए हमारे। जी धन्यवाद भाई अखिलेश, अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो, है ना। और भी साथियों को जोड़ो जिससे सब तक सूचना पहुंच सके। जो आज हमारा लाइव करने का उद्देश्य है, जैसे आपको पता है कि रीट जयन और एसआई भर्ती में जो धांधलेबाजी हुई है आप सबके सामने है। आपने देखा है किस प्रकार से तीनों भर्तियों के पेपर बड़े लेवल पे बिके हैं और सरकार अभी तक गहरी नींद में सोई हुई है। सरकार पे अभी तक कोई फर्क ही नहीं पड़ा है कि तीनों एग्जामों के पेपर लीक हो गए हैं। सरकार उस पर अभी तक कोई स्टेटमेंट सरकार ने खास मजबूत स्टेटमेंट नहीं दिया है ना। बच्चों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें सरकार के द्वारा की जा रही है। भाई बत्ती लाल तो आ गया पकड़ में। बिल्कुल भाई अजय, एक बार सारे लोग जुड़ जाए। बत्ती लाल की भी बात करेंगे और भी जो लाल है उनकी भी बात करेंगे। अभी तो बत्ती लाल ही आया है, अभी तो एक उत्तम लाल भी है जो जयन सिविल का मेन सरगना है, अभी वो बाकी है। और भी कई लाल हैं, सारे लाल पकड़ में आएंगे धीरे धीरे। और बत्ती लाल ही क्यों, अभी तो जो बत्ती लाल के ऊपर है, जो इनके आका है बत्ती लाल के ऊपर, उनको भी तो पकड़े एक बार पुलिस, वो एसओजी उनको भी तो पकड़े एक बार, तब पता लगेगा। बत्ती लाल पकड़ा है, एक अच्छी बात है, लेकिन बत्ती लाल के ऊपर जो कौन कौन लोग हैं उनको पकड़ना चाहिए अभी, है ना। बत्ती लाल तो एक इस सिस्टम में एक मोहरा मान लो आप, एक छोटा सा प्यादा मान लो बत्ती लाल। तो बत्ती लाल के जो ऊपर बैठे हैं उन लोगों का पकड़ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बत्ती लाल के पकड़े जाने से शायद सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो सुराग मिलेंगे ही, है ना। तो एक बार आप और लोगों को इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए, लाइव को, जो और भी साथी हमारे जुड़ सके, है ना। पूरी चीज़ों पे बात होगी, बत्ती लाल पे भी होगी, रीट पे भी होगी, जयन पे भी होगी, एसआई पे भी होगी। आगे रणनीति क्या रहेगी, अब तक क्या हुआ है और किस प्रकार से आंदोलन चल रहा है और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, एग्ज़ाम में कैंसिल होगी, क्या होगा नहीं होगा, तो सारी बातें करूँगा मैं आपसे। लेकिन आप अभी बहुत कम संख्या में जुड़े हुए हो। अभी आप जितनी संख्या में जुड़ोगे उतने लोगों तक चीज़ें पहुंचेंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ लाइव नहीं कर सकते, रोज़ रोज़ समय भी नहीं होता ना। तो इन चीज़ों के लिए भी थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है, तभी जाके चीज़ें होती है ना। अब कि आप रोज़ रोज़ बोलते मेरे को कि मनोज भाई कुछ बताओ, लाइव करो, तो भाई देखो रोज़ रोज़ नहीं होता है। आज मैं कर रहा हूँ तो आज आपके जो भी सवाल है आप कमेंट करिए, आपके सवाल भी देखेंगे और जो चीज़ें चल रही है उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। आगे क्या करना है उसके बारे में आपको बताएंगे और क्या पॉसिबिलिटी है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक बार आप जुड़ जाओ, है ना, तब सारी चीज़ों पे ढंग से चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे आपकी चीज़ों को लेके। और जो भी आपके मन में कोई चीज़ है तो आप कमेंट करके मुझे लिख सकते हो। पंचायत राज जयन का भी करो, बिल्कुल भाई अशोक कुमावत, पंचायत राज जयन के लिए भी हम मांग उठाएंगे। मैंने पहले ही ये घोषणा कर रखी थी कि पंचायत राज की मांग मजबूती से हम उठाएंगे, कोई उठाए या ना उठाए,
लेकिन मैं पंचायत राज के लिए संघर्ष बहुत जल्दी आपको करता दिखूंगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो ये जो समय चल रहा है, इस समय में अशोक जी की जो चीज़ें हो रही है ना, जैसे रीट का पेपर लीक, JN का लीक, SI का लीक, तो ये जो चीज़ें हुई है ना, इन पे मतलब कि अभी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पंचायत राज की वैकेंसी मान लो कि हम काम करके निकला भी देते हैं, तो जैसे कि JN का पेपर बिक गया दूसरी बार, है ना, रीट का बिक गया, SI का बिक गया, तो पंचायत राज का बिक जाएगा तो कोई मतलब तो है नहीं फिर वैकेंसी निकलाने का। एक बार ये चीज़ें ठीक हो जाए, सिस्टम में सुधार हो जाए, ये चीज़ों का पर्दाफाश हो जाए और जिन लोगों ने गलत किया उनको सजा मिले और बोर्ड इन पे कार्रवाई करे, कानून बने, तो पंचायत राज वैकेंसी निकलाने का मजा आएगा ना। क्योंकि मेहनत करने वालों को तभी जॉब मिलेगी, नहीं तो जो चोर लोग हैं वो जॉब खरीदते रहेंगे और नौकरी लगते रहेंगे और आप इसी प्रकार से लिखते रहोगे मनोज वैकेंसी निकलाओ, तो उसका भी फायदा आपको नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार कि वैकेंसी भी निकलेंगे, लेकिन जो ये फर्जीवाड़ा हो रहा है एग्जामों में, एक बार इस पे रोक लगनी चाहिए, क्योंकि तभी जाके चीज़ें ठीक हो पाएंगी ना, कि ये जो चीज़ें चल रही है इनके ऊपर रोक लगे। तो ये रोक लगे इनके ऊपर, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, है ना, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि इन चीज़ों को रोका जाए, जिससे मेहनत करने वाले छात्रों को सिस्टम में मौका मिल सके। नहीं तो मेहनत करने वाले छात्रों को सिस्टम में कौन मौका दे रहा है? पैसे दो और नौकरी पाओ का जो धंधा चल रहा है वो सब आपके सामने है, और आगे भी ये धंधा चलता रहेगा अगर ये चीज़ें नहीं हुई कंट्रोल में हुई तो ये चीज़ें कंट्रोल में होना जरूरी है ना। और आपके जो भी सवाल हैं आप लिखते रहिए, मैं देखता रहूँगा, बाकी विस्तार में चर्चा तो करेंगे ही आज आपसे। और जो भी भाई लाइव से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ भी सकते हैं। और मैं वैसे तो लाइव से सुदेश गुरुजी आप अगर सुन रहे हो मुझे, तो आप भी लाइव से जुड़िए, आप भी छात्रों के मुद्दे पर काफ़ी समझ रखते हो, आप भी लिखते रहते हो, है ना। तो आप भी अगर आपके पास समय हो, अगर 1 मिनट का, तो 1-2 मिनट तो ज़रूर आप समय निकालिए और अपनी बात भी छात्रों के बीच में रखिए, क्योंकि आप भी उस सिस्टम से आए हो, जो आपने भी संघर्ष किया है, चीज़ें देखी है, तो सबके अपने अपने विचार जरूरी है, लोगों तक पहुंचने चाहिए, मेरा तो ये मानना है। उत्तम लाल भाई, बिल्कुल दिलकुश भाई, उत्तम लाल को भी पुलिस को पकड़ना चाहिए, बत्ती लाल को ही पकड़ा है। ये जितने लाल है ना, ये लाल है ना खतरनाक है सारे, बत्ती लाल, उत्तम लाल, ये लालों ने है ना पूरा मतलब कि सिस्टम खराब कर रखा है पूरे राजस्थान में, है ना। तो ये बहुत जल्दी उत्तम लाल ही पकड़ में आएगा, आप विश्वास रखिए, उत्तम लाल भी कहाँ जाएगा बच के, उत्तम लाल भी आ जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उत्तम लाल भी आ जाएगा। रीट की एग्जाम रद्द होनी चाहिए, रीट रद्द हो, इस पर कम से कम बात। बिल्कुल भाई सर्वेश जी, रीट की एग्जाम जिस लेवल पे पेपर बिका है, बहुत ही गंदे लेवल पे रीट का पेपर बिका है, उस हिसाब से रीट की एग्जाम रद्द होनी चाहिए। लेकिन एक बार CBI जांच हो, और जो जांच में जो भी शामिल है, जो भी मंत्री शामिल है सरकार के, या जो भी उच्च अधिकारी शामिल है सरकार के, है ना, तो उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो, उनको भी सजा मिले, और जांच में जो भी सामने आए उसके बाद में एग्जाम रद्द होनी चाहिए। क्योंकि 31,000 वैकेंसी जो है इतनी बड़ी संख्या में, अगर जिनको सरकार अगर दलालों को बेच देगी तो मेहनत करने वालों को क्या मिलेगा। अभी आपने देखा होगा, शिक्षा मंत्री 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि हम जब आंदोलन कर रहे हैं तो हमको तो बता रहे कि ये तो वो लड़के हैं जिनको कोई काम नहीं है, आंदोलन करते रहते हैं, ये पढ़ने वाले लड़के नहीं है। बाकी 31,000 छात्रों को सरकार नौकरी देने का काम कर रही है, 31,000 छात्रों को घरों में सरकार, है ना, रोशनी लाएगी, ये कह रहे थे शिक्षा मंत्री जी। शिक्षा मंत्री जी, आप एक बात बताइए, 31,000 लोग वो है जिनके घर में पहले से ही रोशनी है, जो पैसे देकर लग रहे हैं ना 31,000 सीटों पे, उनके घर में पहले से ही रोशनी है, उनके घर में आप रोशनी क्या लाओगे? आप उनके घर में अंधेरा कर रहे हो, जिनके घर में इस भर्ती से रोशनी आती, उनके घर में आपने अंधेरा कर दिया। क्योंकि जिस लेवल पे जो पेपर बिका है वो बड़े गंदे लेवल पेपर बिका है, सारे एविडेंस आपके सामने, है ना, रख दिए गए हैं। डॉक्टर साहब ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और दोनों बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने जो एविडेंस दी है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जारोली जी का नाम सामने आया है ना, और जो अपने उन्होंने जो कमेटी बनाई थी, कोऑर्डिनेट जो कमेटी जो स्कूलों को जो सेंटर दिए जाते हैं, जो उसमें जो वो प्रदीप पारा सर है, उसका नाम भी सामने आ रहा है।
तो वो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही है, कैसे पेपर गंगापुर पहुंच जाता है, कैसे पेपर लक्ष्मणगढ़ पहुंच जाता है ना, कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल है। बहुत सारे एविडेंस सरकार के सामने रख दिए हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि इस भर्ती को बचाने का नहीं, वो खुद को बचाने के लिए काम कर रही है सरकार को पता है अगर इस भर्ती की सीबीआई जांच होती है तो कहीं ना कहीं सरकार के जो मंत्री है वो इसमें फंसते नजर आ रहे हैं सबको। तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज़ों से बचने के लिए इस प्रकार की चीज़ें कर रही है, दबाव बना रही है, जो आंदोलन कर रहे लड़के उनको डरा रही है, धमका रही है, केस की धमकी दे रही है ना, जो बयान शिक्षा मंत्री दे रहे हैं डॉक्टर साहब के खिलाफ भी। तो वो सारी चीज़ें इसीलिए की जा रही है क्योंकि इनको कमज़ोर किया जाए कैसे भी। उनको पता है कि अगर ये चीज़ें अगर एक्सपोज होती है सीबीआई जांच में, अगर ये चीज़ें पाई जाती है तो कहीं ना कहीं मंत्रियों को डर है कि हमारी कुर्सी चल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही है ना उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है, और सरकार को पता है कि जो रीट में जो घपलेबाजी हुई है, JER में जो घपलेबाजी हुई है, जो SI में जो घपलेबाजी हुई है, तीनों इतने बड़ी एग्जाम है और इन तीनों एग्जामों का पेपर बिक जाना कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। ये दिखाता है कि सरकार एग्जाम कराने में विफल रही है। क्योंकि रीट का अगर आप स्टार्टिंग से पूरी कहानी आपने देखी है, समझी है, तो रीट का कंटेनर का पलट जाना, भाई ये इतना मतलब कि बड़ी एग्जाम का कंटेनर पलट गया जिसमें से 600 पेपर गायब हो जाते हैं, जिसमें से उसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। आखिरकार जब आप रीट की एग्जाम करा रहे हो और पेपर की सिक्योरिटी नहीं है तो ये बातें ना किसी की जचती नहीं है। तो कहीं ना कहीं सारी बातों में घालमेल है, और घालमेल भी बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बस वो है कि अब जब फंसती नजर आ रही है, उनको लग रहा है कि यार अब हम तो फंस गए, तो कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए वो ये सारी चीज़ें कर रही है ना। तो वो सारी चीज़ें आपने देखी है। और जिस प्रकार से पुलिस कांस्टेबलों के फ़ोन में जब पेपर आया सबसे पहले हमें पता लगा, फिर बाद में कुछ जांच और आगे बढ़ी तो पता लगा कि किसी दिलकुश ने भेजा, फिर पता लगा कि बत्तीलाल ने भेजा, आज बत्तीलाल को पकड़ लिया है। अब देखते हैं बत्तीलाल। अब सवाल ये है कि इस चीज का पता लगता है नहीं लगता कि बत्तीलाल का पेपर किसने भेजा। कहीं ऐसा नहीं हो कि बत्तीलाल का भी जांच के सामने नहीं आए, पता ही नहीं लगे कि बत्तीलाल के पास पेपर कहाँ से आया। तो अब पुलिस ने पकड़ा तो है, एसओजी ने पकड़ा तो है, क्योंकि अगर बत्तीलाल के ऊपर जिन लोगों का हाथ है उन लोगों का अगर नाम सबके सामने आता है तो ये राजस्थान में सबसे बड़ा मतलब कि आप वो मानिए कि कांड होने वाला है। क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों के नाम बत्तीलाल से जुड़े हुए हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बत्तीलाल के तार लक्ष्मणगढ़ तक भी है, बत्तीलाल के तार और जाने पता नहीं कहाँ कहाँ है। लेकिन कम से कम अब जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, तब पता लगे। अब सरकार की एसओजी है और सरकार की पुलिस है। अब देखते हैं बत्तीलाल के वहां से क्या चीज निकल के आती है क्या नहीं आती है, या कुछ भी नहीं आता। तो वो चीज़ों का तो डिपेंड करता है। और इसीलिए तो डॉक्टर साहब सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने बत्तीलाल को, सरकार ने हो सकता है प्री प्लान्ड सिस्टम ढंग से मतलब गिरफ्तारी उसकी दिला दी हो, या अगर भाई सीबीआई जांच हुई और सीबीआई जांच में बत्तीलाल पकड़ में आता है तो कहीं ना कहीं ये कहानी लंबी जाएगी, और लंबी जाएगी तो लोग फंसेंगे इसमें। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो सकती है इसके पीछे, इसलिए सरकार ने ये पूरा गेम पूरा सेट किया हो, सरकार खुद इसमें बचना चाह रही हो, ये चीज़ें हो सकती है। और बड़ी बात आप ये देखिए कि जब रीट की एग्जाम में आप ये देखिए कि जब गवर्नमेंट खुद अधिकारी RS लेवल के अधिकारियों को सस्पेंड कर रही है ना, और ऊपर से कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये पॉइंट है ना, इतना बड़ा पॉइंट है। जो सरकार ये बात मान रही है कि भाई कि ये अधिकारियों ने गलत किया है, जो अधिकारियों ने, आपके अधिकारियों ने गलत किया है तो आपने उनको सस्पेंड किया है। जब अगर वो गलत है, उन्होंने पेपर लीक किया है, तो इस भर्ती की आप सीबीआई जांच और एग्जाम कैंसिल क्यों नहीं करते हो? जब आपको पता है पेपर लीक हुआ है तो आप इसको कैंसिल करिए और इसकी जांच कराइए और फिर पेपर कैंसिल हो। लेकिन सरकार इन चीज़ों को क्यों छुपा रही है? आखिरकार सरकार को वही है ना कि अगर ये चीज़ें सामने आ गई तो कहीं ना कहीं सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार के जो मंत्री है, उनकी कुर्सी जाना तय है, इसीलिए उनको डर है। रीट भर्ती का जो मामला चल रहा है बड़ा हाईलाइटेड मामला है। तो तीनों भर्तियों में जो फर्जीवाड़ा हुआ है आप सबके सामने, तीनों भर्तियों में आप देखोगे कि गंदे लेवल पेपर बिका है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इतने लेवल मास लेवल पेपर बेचा है लोगों ने, है ना। तो अब देखते हैं कि बत्तीलाल का क्या होता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये जरूर आप जान लीजिए कि बत्तीलाल के पीछे जो लोग हैं उनका सामने आना बहुत ज़रूरी है, और वो लोग सामने आएंगे तो ही इसमें कुछ हो सकता है, नहीं बाकी तो चीज़ों को यहीं दबा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तब तो वो देखते हैं बत्तीलाल के ऊपर क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी
अब रीट में जो एक बार मैं रीट की बात कर लेता हूँ 2 मिनट और, है ना, फिर एसआई की, फिर जगीएन की बात कर लेंगे। अब रीट भर्ती में क्या चल रहा है, जैसे 4 दिन लगातार शहीद स्मारक पे आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान पुलिस ने, सरकार ने पूरी तानाशाही की, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया, छात्रों को भगा भगा के पीटा, और लेकिन फिर भी हम डटे रहे, छात्रों के लिए लाठियां भी खाई, वहां संघर्ष किया मजबूती से। डॉक्टर साहब वहां पे बरसात में, गर्मी में, है ना, रुके रहे, किसके लिए, छात्रों के लिए, है ना। लेकिन 4 दिन बाद जब डॉक्टर साहब संघर्ष कर रहे थे तो सारी चीजें चल रही थी, आंदोलन चल रहा था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रही कि फिर आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। और अभी आंदोलन को आगे की रणनीति को लेके जैसे डॉक्टर साहब दिशा निर्देश देंगे, जैसे बताएंगे, उस हिसाब से आगे आंदोलन खड़ा किया जाएगा। बहुत जल्द ही मजबूती से दोबारा सारी चीजें की जा रही है। आपको ये मानिए कि बहुत जल्दी 1-2 दिन या और मान लीजिए कि आपको सारी सूचना दे दी जाएगी और आंदोलन खड़ा किया जाएगा। राजस्थान में मजबूती से सरकार से हम लड़ने के लिए तैयार है। सरकार से डरने वाले लोगों में से हम नहीं है, सरकार से लड़ेंगे। अभी हाल फिलहाल और दूसरा ऑप्शन ये था हमारे पास में कि हम जो फर्जीवाड़ा हुआ है, हम ग्राउंड पे तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार तानाशाही हो चुकी है, सरकार आंदोलन दबाने में लग रही है। तो हमारा ये था कि हमें इस भर्ती की कम से कम जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां तक लेके जाए, कोर्ट के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से हम इस भर्ती की सीबीआई जांच कराएं और इस भर्ती में जो गलत किया उन लोगों ने, उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो इसी को लेके कोर्ट में रीट को लेके याचिका लग चुकी है और फर्स्ट हियरिंग भी हो चुकी है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अभी नोटिस भेज दिया गया है। और उनकी तरफ से जवाब आना बाकी है, वो जवाब देंगे कि किस प्रकार से चीजें हुई है। और इसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि पेपर ढंग से हुआ है, पारदर्शिता के साथ में हुआ है, फेयर एग्जाम हुई है, यानी कि इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद, इतने लोगों के पास पेपर पहुंच जाने के बाद, व्हाट्सएप पे वायरल हो जाने के बाद, और फिर भी मतलब कि सरकार ये कह देती है कि फेयर एग्जाम हुई है, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के पीछे सवाल जायज है। और कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाती है कि सरकार इस जो मुद्दे में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, गलत हुआ है, उन्हीं के लोगों को बचाने के लिए सरकार ये सारी चीजें रच रही है, सारी चीजें चल रही है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का सहारा लेना भी बहुत जरूरी था इस दौरान, और कोर्ट का सहारा लिया गया है। अब कोर्ट के माध्यम से लड़ाई जारी है और 27 तारीख तक आप इंतजार करिए रीट भर्ती वाले। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको जब जरूरत पड़े ना ग्राउंड पे, तो आप पहुंचिए। जब हम शहीद स्मारक पे आंदोलन कर रहे थे तो मैं, है ना, इस चीज से इतना दुखी था कि आपके लिए हम लाठी खा रहे थे, आपके लिए वहां धूप में बैठे थे, आपके लिए बरसात में बैठे थे, लेकिन रीट वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम थी, 100 लोग रीट वाले थे। यार आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी 16 लाख संख्या है और आप 100 लोग पहुंचते हो, तो यार इससे बड़ी शर्म की बात क्या है। आप फोनों पे बैठ के मुझे फोन करते हो कि मनोज भाई की एग्जाम कैंसिल होनी चाहिए, पेपर लीक हुआ है। भाई एकदम कैंसिल तो होनी चाहिए, पेपर लीक हुआ है हमें भी पता है, लेकिन इस लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का होना बहुत जरूरी है। जब तक भीड़ तंत्र आएगा नहीं तब तक काम होगा नहीं। बाबा बड़े लीडर है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन भाई इतना बड़ा लीडर आपके साथ दे रहा है, आपका सपोर्ट कर रहा है, और उसके बावजूद भी आप घरों में बैठ के अगर तमाशा देख रहे हो, तो ये मानिए कि आपसे सेल्फिश आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। जो आदमी अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता, वो इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। ये बात आप फैक्ट मान लीजिए। जो आदमी यार खुद का हक के लिए बाहर नहीं आ रहा, तो वो क्या किसी की रक्षा करेगा, और क्या वो सरकारी जॉब करेगा, क्या वो अपने परिवार को पालन पोषण करेगा। तो भाई अपने हक की लड़ाई है, इसको लड़ो, और जब तक आप नहीं लड़ोगे तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बड़ा दुख होता है हमें भी जब हम आपके लिए वहां बैठते हैं, 4 दिन वहां बैठे, और जितनी संख्या होनी चाहिए थी उतनी संख्या वहां पे नहीं हुई, बल्कि जो छात्र आए उनको तो हम धन्यवाद कहते हैं कि वो उनके हक के लिए पहुंचे, लेकिन जो उम्मीद थी उससे कम छात्र आए। इसका हमें अब भी मतलब कि थोड़ा सा मलाल है कि छात्रों को घर से निकलना चाहिए, अपने हक अधिकार की बात है ना। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोगों तक वीडियो पहुंचेगा, जैसे ही बाबा मतलब कि 1-2 दिन में दिशा निर्देश देते हैं, रणनीति बना लेते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार आपको इतनी बड़ी संख्या में पहुंचना है कि सरकार से ईंट आपको बजा देनी है, जिससे सरकार ये हिल जाए और सरकार को पता लगे कि छात्र शक्ति अब जाग चुकी है और छात्र शक्ति को अब रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और जब वो है ना, जब छात्र बोलता है ना, तो अच्छी अच्छी सरकारों के राज सिंहासन डोल जाते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सरकार झुक नहीं सकती, झुकाने वाले चाहिए, सरकार झुकती भी है। और जो छात्रों में जो क्षमता है, जो आपके अंदर जो क्षमता है,
उस लेवल पे हैं। अगर आप ये लड़ाई लड़ोगे ना तो सरकार भी झुकेगी और ये एग्जाम भी कैंसिल होगी और आपको न्याय भी मिलेगा, लेकिन आपको इसके लिए लड़ना पड़ेगा। सरकार की मंशा तो सरकार ने साफ कर दी। नीमराणा में जिन 6 लोगों ने पेपर लेट आने का विरोध किया था, सरकार ने उनके ऊपर केस कर दिया। तो सरकार की मंशा ये देख लीजिए कि जो छात्र ये कह रहे हैं कि पेपर लेट आया, सरकार तो उन्हीं के ऊपर केस करने में लगी हुई है। तो सरकार इस समय बिल्कुल ही छात्र विरोधी हो चुकी है। सरकार को छात्र हितों से कोई मतलब नहीं है। सरकार एकदम निष्ठुर हो चुकी है और बिल्कुल उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि छात्रों के साथ में क्या हो रहा है। सरकार ने ये मानो कि गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है राजस्थान में इस समय, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है राजस्थान में, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो हो रही है तो बहुत गलत है। तो इनके लिए छात्रों को आगे आना पड़ेगा और जब भी अब बहुत जल्द 1-2 दिन में हम आंदोलन करेंगे तो भाइयों मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी लड़ाई है और आपको लड़नी पड़ेगी और आपको इस सड़कों पे उतरना पड़ेगा। आप घर बैठ के ये सोचते हो कि लड़ाई हम लड़ लेंगे, तो दोस्तों ऐसे पार नहीं पड़ने वाली है। और हाई कोर्ट में अभी रीट का केस चल रहा है। जरूरत पड़ी तो अभी जोधपुर हाई कोर्ट में लगाएंगे, अभी जयपुर लगाए, और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन जो ये घपलेबाजी हुई है इस एग्जाम में, इन लोगों को हम छोड़ने वाले नहीं है। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे कितना ही समय लग जाए, लेकिन जिन चीजों का पर्दाफाश करके रहेंगे तो बहुत जल्दी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। और कोर्ट पे भी आप विश्वास बनाए रखिए। कोर्ट से भी हमें उम्मीद है कि छात्रों को कोर्ट के माध्यम से भी न्याय मिले और जो ये एग्जाम में धांधलेबाजी हुई है ये एग्जाम कैंसिल हो और जिन्होंने गलत किया है उनको सजा मिले। ठीक है, तो रेट वाले भाइयों से मेरा फिर एक बार फिर निवेदन रहेगा कि जब भी अब आंदोलन हो आपको सूचना दे दी जाएगी, तो आपको एक तो बड़ी संख्या में पहुंचना है अपने हक के लिए, क्योंकि आप 16 लाख लोगों ने एग्जाम दिए, 26 लाखों के फोरम है और 100 लोग आते हैं, 100 लोग ग्राउंड पे पहुंचते हैं, तो बड़ी शर्म की बात है ये तो आपके लिए। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ JEE पेपर को लेके। तो जैसे JEE का एग्जाम हुआ था, पहले 6 दिसंबर को एग्जाम हुआ और उसका पेपर लीक हो चुका था और हमने मजबूती से सारी टीम ने आवाज उठाई कि पेपर लीक हुआ है। उस समय भी सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है, ना बोर्ड मानने को तैयार था पेपर लीक हुआ है। लेकिन जो हमारे पास एविडेंस थे उनसे हमने लड़ाई लड़ी और हमारी पूरी टीम और पूरे छात्रों का सहयोग मिला। सारे छात्र सड़कों पर निकले और डॉक्टर साहब के साथ मिलकर हमने एक बड़ा आंदोलन किया और उस लड़ाई में हमने जीत हासिल करी। और 29 दिसंबर को छात्र शक्ति के आगे सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने उस एग्जाम को कैंसिल किया। मैंने अभी कहा ना कि झुकाने वाले चाहिए, सरकार तो झुकती है दोस्तों। तो जिस प्रकार से पहले भी छात्र शक्ति के सामने सरकार झुकी है और इस बार भी सरकार आराम से झुकेगी, लेकिन बस आपको यूनाइट होके बस एक साथ आके अपनी लड़ाई लड़नी है, सरकार भी झुकेगी। तो 29 दिसंबर को एग्जाम कैंसिल हो जाती है। फिर जब 12 सितंबर को एग्जाम लगती है, कई चीजें मैं आपको JEE भर्ती रिगार्डिंग बताऊंगा, 5 मिनट लूंगा, आप ध्यान से सुनिए। जब 29 दिसंबर को पेपर कैंसिल हो जाता है और जब यह तय होता है कि अब एग्जाम बहुत जल्द होगी, तो एक बार बीच में कोरोना आ जाता है, फिर पेपर की डेट आती है और छात्र धैर्य बनाए रखते हैं और ये पेपर खिसकता कोरोना के कारण से 12 सितंबर को जा पहुंचता है। जो छात्र 3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज की पीड़ा वो जानते हैं कि 12 सितंबर तक उन्होंने कितनी समस्याएं झेली है कि 12 सितंबर को एग्जाम हो जाएगी और फिर एग्जाम होगी और हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन जब 12 सितंबर को एग्जाम होती है तो दोबारा इसका पेपर लीक हो जाता है। अब सवाल ये उठते हैं कि अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन है हरिप्रसाद शर्मा, जो हमेशा दावा करते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मैंने ईमानदारी की इतनी बड़ी मिसालें पेश कर रखी है, मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है। तो हरिप्रसाद शर्मा जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर आपके लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप मेरे 2-3 सवाल है उनके जवाब दे दीजिए एक बार। कि आप ये बताइए कि आपने एक नंबर जारी किया कि ये नंबर पे आप शिकायत करिए, ये बोर्ड का नंबर है, अगर कोई भी पेपर में घपलेबाजी कर रहा है, कोई भी गलत काम कर रहा है तो बोर्ड के नंबर पे शिकायत करिए। जब छात्रों ने उस नंबर पे फोन किया तो आपका सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि जब हमने कहा उनसे कि पेपर लीक होने की संभावना है, दलाल लोग एक्टिव है, एजेंट लोग एक्टिव है, आप इस पेपर को रोकिए, तो आपके सिक्योरिटी गार्ड क्या कहते हैं कि आपको जो जानकारी देनी है हमारी ऑफिस में आके दीजिए। हरिप्रसाद शर्मा जी, मैं कहना चाहता हूँ, क्यों छात्रों के साथ आप धोखा कर रहे हो?
आपको इस शर्म आनी चाहिए। आप ईमानदारी का दावा करते हो, जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके नंबर देते हो छात्रों को गुमराह करने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड कौन सा फर्जीवाड़ा रोक देंगे, ये बात आप भी जानते हो। सिक्योरिटी गार्ड बोर्ड में ये देख सकते हैं कि कौन लोग आया है कौन लोग नहीं आया, वो लोग कैसे पेपर का फर्जीवाड़ा रोकेंगे। तो आपने जो ये झूठा दिखावा किया था ना, ये सबके सामने है। और दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, जब आपने ये एग्जाम लिया 12 सितंबर को, जब पहले एग्जाम हुआ था BL जाटावत जी के समय, तो उनको फर्जीवाड़े के चलते इस्तीफा देना पड़ा था, वो छात्र शक्ति के आगे उन्हें झुकना पड़ा था। लेकिन जब 12 सितंबर को आपने एग्जाम कराई, तो आप मुझे ये बताइए कि जो 12 सितंबर को आपका पेपर था, उस पेपर में सील क्यों नहीं थी? ना पेपर में सील थी, ना अंदर यूनिक कोड था। पिछली बार जब जब पेपर लीक हुआ था, तो सारे छात्रों ने मिलकर यूनिक कोड की सहायता से, मात्र यूनिक कोड की सहायता से SOG से पहले सारे छात्रों ने ढूंढ लिया था कि ये जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, ये कौन सी स्कूल का है और कौन से छात्र का है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने पेपर की सील क्यों हटवाई और क्यों आपने पेपर का यूनिक कोड हटवाया? ये कहीं ना कहीं ये सवाल आपकी कार्यशैली के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इसके पीछे का कारण स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं तो इसमें आपके कर्मचारी या बोर्ड के लोग इसमें लिप्त हो सकते हैं। जब बोर्ड एग्जाम का आयोजन कराता है और कहता है कि एग्जाम फेयर होगी, पारदर्शिता के साथ होगी, और एग्जाम और पेपर में सील ही नहीं है, और एग्जाम पेपर में यूनिक कोड ही नहीं है, और दूसरी बात, शिक्षा मंत्री ये कहता है कि कोई मुझे ये बताए कि पेपर कहाँ पे खुला आया है, पेपर में कहाँ पे सील नहीं आई। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रीट का पेपर खूब बिका है, सारी चीजें आपको दे दिए, सारे एविडेंस मीडिया में दे दिए, लेकिन जब आप ये कहते हो ना कि मेरे पास लेके आओ पेपर कहाँ पे खुला आया है, पेपर में कहाँ सील नहीं आई। JN भर्ती के तो पेपर में सील नहीं है, रीट भर्ती में धांधलेबाजी हुई है, सेंटरों पे जगह जगह पेपर खुले हुए आए हैं, इस चीज की शिकायत सब लोगों ने की है। लेकिन बहुत बड़ी बात आप ये समझिए कि JN भर्ती के पेपर में सील नहीं होने के पीछे का कारण क्या है। कहीं ना कहीं इन चीजों की जवाबदेही सरकार की और बोर्ड की बनती है कि पेपर की सील गायब आखिरकार कैसे गायब कर दी जाती है। जब पेपर की सील ही नहीं है तो पेपर तो निकालना आसान है, पेपर को तो कहीं से भी निकाला जा सकता है, प्रिंटिंग प्रेस से पेपर निकल सकता है, स्कूल से पेपर निकल सकता है, पुलिस थाने से पेपर निकल सकता है, रास्ते से पेपर निकल सकता है। जब आपने पेपर से सील ही हटा दी तो फिर पेपर में बचता है क्या लीक होने में? आप ये सवालों के जवाब मुझे जरूर दीजिए अगर आप तक चीजें पहुंचती है। क्यों? क्योंकि आप ईमानदारी का दावा करते हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जब हम लोग आपसे मिलने बोर्ड में ज्ञापन देने के लिए आते हैं तो आप छात्रों पर लाठी चलवाते हो। ये बड़ी शर्म की बात है चेयरमैन साहब कि जो छात्र अपने हक अधिकार के लिए अगर आपको ज्ञापन देना चाहते हैं, छात्र ये कह रहे हैं कि इस भर्ती में धांधलेबाजी हुई है और इसकी SOG से जांच कराइए, CBI से जांच कराइए, पेपर लीक हुआ है, सारे एविडेंस आपको दिए हैं, स्क्रीनशॉट वायरल है, और उसके बावजूद भी आप ये कहते हो कि मैं तो मेरे हिसाब से काम करूंगा, मैं तो अगर दोबारा यहाँ आए तो केस लगा दूंगा। छात्रों को इस प्रकार से धमकाने का काम बंद कर दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब, ये कुर्सी भी स्थायी नहीं है, 2 दिन बाद में इस कुर्सी पर भी कोई और बैठेगा। तो ये जो पद का जो घमंड है, ये छात्रों का आप मत दिखाइए, छात्र हित में काम कीजिए। बोर्ड छात्रों के लिए है, ना कि आप मतलब कि इस चीज को अपना मत मानिए, है ना। तो आप छात्रों के लिए काम करिए, यही आपसे कहना है। और अगली बात, जब सारे एविडेंस इस बार भी हमें मिले, पूरा स्क्रीनशॉट वायरल है, 40 क्वेश्चन जीके के हुबहू जो पेपर में आए हैं उनका स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। जिस बंदे ने स्क्रीनशॉट खींचा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बहुत से लोगों को पता नहीं है, जो जुड़ रहे होंगे वो अलग भर्ती से भी होंगे। तो अगर आपको मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट का समय मैं आपका लूंगा। ये जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, ये सभी साथी जितने हैं आप देख सकते हो कि इसमें जो जितने भी ये बटनेर, महारावल, कोटा, ये राजस्थान जीके के जो JN में 40 क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर है। तो सवाल ये है कि ये जो आंसर वायरल हो रहे हैं, ये एग्जाम से पहले ये स्क्रीनशॉट कैसे आ गया, ये आंसर कैसे बाहर आ गए? तो सारी और भी बहुत सारे एविडेंस है जो बोर्ड को
और पुलिस को अवगत करा दिए गए हैं, लेकिन सरकार के तानाशाही रवैये के चलते अभी तक इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कहीं ना कहीं सरकार दोबारा से इस मुद्दे को दबाना चाहती है। जो पिछली बार जो सरकार कर रही थी ना दबाने का काम, दोबारा से सरकार फिर से इस मुद्दे को दबाने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। लाठीचार्ज करा रही है, छात्रों के ऊपर मुकदमे लगवा रही है, छात्रों की गिरफ्तारियां करवा रही है। कि जिस प्रकार से गिरफ्तारियां सरकार कराने का काम कर रही है, तो इन चीजों से स्पष्ट होता है कि जो सरकार है कहीं ना कहीं छात्रों की आवाज को दबाना चाहती है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ सरकार के नुमाइंदों से भी कि ये छात्रों की आवाज अब दबने वाली नहीं है। ये छात्रों की गूंज अब दूर तक जाएगी। जितने भी ये एग्जाम हुई है, रीट, जयन, एसआई, तीनों एग्जामों में जब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो जाती, जब तक इनकी सीबीआई जांच नहीं हो जाती, हम मैदान में डटे रहेंगे, हम ग्राउंड में संघर्ष करेंगे। और न्यायालय के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि वहां पर भी हमारी सुनवाई हो और वहां पर भी छात्रों को राहत मिले। अब जो जयन भर्ती में वर्तमान का जो करंट सिनेरियो है वो मैं आपको बता दूं। मैंने जैसे बताया आपको कि सरकार हमारी आवाज को दबाने में लगी हुई है। 4 दिन के आंदोलन के बाद भी सरकार ने हमसे वार्ता नहीं की, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार का रवैया छात्रों के प्रति कैसा है। दूसरी बात, जब हमें लगने लगा कि सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी, जी भाई होशियार भाई, बिल्कुल 15 को आ रही हूँ, चलो बिल्कुल होशियार भाई, मैं 1 मिनट खत्म कर लेता हूँ और आप मुझे दोबारा रिक्वेस्ट भेजिए। मैं कोशिश करता हूँ, अगर आप जुड़ पाते हो तो आपको भी मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। बाकी आपकी जो आपका जो काम है, जो आप कार्य कर रहे हो छात्रों के लिए, वो वाकई में बहुत ही सराहनीय है। आप ग्राउंड पे लगातार संघर्ष कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो साथियों, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो जयन सिविल जो भर्ती हुई है, जिसमें जो धांधलेबाजी सामने आई है, इसको लेके सरकार का कठोर रुख है छात्रों के प्रति। लेकिन जब हमें लगा कि सरकार हमारी मांगों को कहीं ना कहीं अनसुना कर रही है, सरकार कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है, तो हमने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने जयन भर्ती में भी इस चीज को कोर्ट में पहुंचाया है। और कोर्ट में हाल फिलहाल याचिका हमारी दायर हो चुकी है। और जैसे ही कोर्ट की छुट्टी खत्म होती है, या तो 18 को या 22 को, तो फर्स्ट हियरिंग में बोर्ड को नोटिस भेजा जाएगा, एसओजी को नोटिस भेजा जाएगा और उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे कि जब भर्ती में धांधलेबाजी हुई है, जब पेपर लीक हुआ है, तो सरकार इन चीजों का जवाब दे कि सरकार इस भर्ती प्रक्रिया में आगे कार्रवाई क्यों कर रही है। जब गलत हुआ है तो एक बार एसओजी जांच हो जाए, उसके बाद अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सीबीआई जांच हो जाए, अगर सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो सरकार कार्रवाई करे, बोर्ड कार्रवाई करे। लेकिन बोर्ड अपने इस फर्जीवाड़े को, अपने इस पेपर लीक के मामले को, जो ये लोग शामिल हैं, इनको छुपाने के लिए इस भर्ती प्रक्रिया को जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। 5 दिन में इन्होंने आंसर की जारी कर दी। ये बहुत बड़ी बात है कि 5 दिन में आंसर की जारी करना दिखाता है कि बोर्ड कितने इस समय डरा हुआ है। अगर बोर्ड डरा हुआ नहीं होता तो आराम से काम करता है, 10-15 दिन का समय लेता और काम करता। लेकिन इनको पता है कि जो छात्र है, जो संघर्ष कर रहे हैं, ये डरने वाले नहीं है। अगर इन लोगों ने ये एक्सपोज कर दिया मामला, तो कहीं ना कहीं इन्हें इन्हें जवाब देना भारी पड़ जाएगा, इनकी सरकार तक कटघरे में खड़ी हो जाएगी। इसीलिए बोर्ड के चेयरमैन चाहते हैं कि ये भर्ती को 10 दिन में ही खत्म कर दे, समाप्त कर दे और गलत लोगों को नौकरियां दे दे। लेकिन चेयरमैन साहब, ये छात्र है, इनके इरादे इतने कमजोर नहीं है कि आप अपने हिसाब से काम कर लोगे। सारा सिस्टम, पूरा सिस्टम छात्रों के हिसाब से चलेगा। छात्र शक्ति का पूरा नियंत्रण लेने की कोशिश रहेगी और हमारा कोर्ट के माध्यम से भी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस न्यायालय में लड़ाई को जीते और ग्राउंड पे भी लड़ाई को जीते। जैसे किरोड़ी लाल जी 1-2 दिन में हमें दिशा निर्देश देते हैं आंदोलन को लेके, तो दोबारा से हम सड़कों पे होंगे आपके खिलाफ और दोबारा से जयन भर्ती की आवाज को मजबूती से बुलंद करने का काम करेंगे। लेकिन अभी जो साथी जयन भर्ती से उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप धैर्य बनाए रखिए। कोर्ट में रघुनंदन शर्मा जी का अगर आपने नाम सुना हो, तो नामी गिरामी वकील है। अगर आपको 1% भी कोर्ट कचहरी की जानकारी है तो रघुनंदन शर्मा जी का नाम आपने सुना होगा। रघुनंदन शर्मा जी तो बहुत बड़े वकील है राजस्थान हाई कोर्ट में, वो हमारे केस की पैरवी करेंगे
18 तारीख को कोर्ट खुलता है 18 को, अगर 22 को खुलता है तो 22 तारीख को। और सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि सारे एविडेंस होने के बावजूद भी आप किस प्रकार से इस भर्ती प्रक्रिया में आगे कार्रवाई कर रहे हो। तो अब सरकार को पता लगेगा कि हमारी लड़ाई कोर्ट में भी हम मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आप सभी साथियों का सपोर्ट की जरूरत रहेगी। आप जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करिए। तीनों भर्तियों में जो गलत हुआ है उसके खिलाफ आप अपनी आवाज बुलंद करिए और छात्रों के समर्थन में आइए, जिससे कि छात्र लड़ाई जीत सके। क्योंकि इस समय रीट और एसआई और जेईएन तीनों भर्तियां इस समय कोर्ट में, तीनों भर्तियों में याचिका लग चुकी है, रीट में सुनवाई हो चुकी है और जेईएन भर्ती में बहुत जल्द ही 18 या 22 तारीख को रघुनंदन शर्मा जी इस चीज की पैरवी करेंगे, जो बड़े वकील हैं, और इसकी सुनवाई होगी और उसके बाद में बोर्ड को नोटिस जाएगा और सरकार जवाब देगी। तो इसके लिए लेकिन आपका सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, है ना। और आगे कोर्ट में तो हम लड़ाई लड़ेंगे ही, लेकिन ग्राउंड पे भी हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। जब तक इन तीनों भर्तियों में न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और गहलोत सरकार से मैं कह देना चाहता हूँ कि आप जो छात्रों को डराने का काम कर रहे हो, गिरफ्तारी करके, लाठीचार्ज करके, तो ये छात्र है इन चीजों से डरने वाला नहीं है। अब छात्रों ने अपना मन बना लिया है कि लड़ाई पूरी लड़ेंगे, चाहे इसके लिए कितना ही संघर्ष करना पड़ा, पूरा संघर्ष करेंगे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। जो आपकी सरकार तीनों एग्जामों को आयोजन कराने में विफल रही है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप का कितना ध्यान एजुकेशन पे, कितना ध्यान सिस्टम पे। पेपर लीक होने के पीछे सिस्टम वीक होना दिखाता है। किसी भी भर्ती का अगर पेपर लीक होता है तो पता चलता है कि सरकार का सिस्टम वीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी पोल पट्टी अब लोगों के सामने खुलने वाली है, इसीलिए आपको इस चीज का डर है और इसीलिए सरकार तानाशाही रवैये से छात्रों की आवाज को दबाने का कार्य कर रही है। एसआई भर्ती की अगर मैं बात करूं 1 मिनट, तो एसआई भर्ती में भी जो बड़े लेवल पे वीडियोज वायरल हुए, ओमार वायरल हुई, ये बड़ी मतलब कि ताज्जुब की बात है कि एग्जाम हॉल में इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीजें जब बैन होती है तो उसके बाद अगर वो चीजें अंदर सेंटर में पहुंचाई जा रही है, अगर अंदर छात्रों को प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आखिरकार कौन लोग है जो उन चीजों को प्रोवाइड करा रहे हैं ना। और एसआई भर्ती का पेपर यानी कि बीकानेर से लीक होता होता जालौर पहुंच जाता है, कितने व्हाट्सएप ग्रुपों में फॉरवर्ड होता है और खुद अधिकारी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। तो एसआई भर्ती का मैटर भी इस समय कोर्ट में जा चुका है। तीनों भर्तियों को लेके कोर्ट में याचिका लग चुकी है और तीनों भर्तियों को लेके छात्र मजबूती से संघर्ष कर रहे हैं और न्यायालय से छात्र को उम्मीद रहेगी, सारे छात्रों को, कि छात्र हितों में फैसला आए, तीनों भर्तियों की सीबीआई जांच हो और जांच होने के बाद में जब पेपर बड़े लेवल पे निकले हैं तो तीनों एग्जाम कैंसिल हो और छात्रों को न्याय मिले। और ग्राउंड पे भी मैं आपसे, अब ज्यादा लंबा नहीं करूंगा लाइव को, ग्राउंड पे भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ग्राउंड पे भी हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। मजबूती से हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। जब तक सरकार हमारी मांगों को मानेगी नहीं तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, चाहे इसके लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े, हम चुकाने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम किसी भी प्रकार से हार मानने वालों में से नहीं है। तो सरकार से हम कह देना चाहते हैं कि लड़ाई अब लंबी चलेगी, ना हम हटने वाले हैं। अभी भी समय है, छात्रों की मांगों को मान लीजिए और छात्रों की बातों को समझिए और छात्रों के साथ में न्याय कीजिए, अन्याय मत कीजिए। गहलोत जी खुद आप न्यायवादी कहते हो, तो इन चीजों को लेके छात्रों का विश्वास है आपके ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि छात्रों की बातों को भी सुनिए। रामकेश भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर 1 मिनट रामकेश जी आपको कोई बात रखनी है तो आप रखिए। आवाज आ रही है भाई रामकेश जी? हेलो। हाँ हाँ मनोज हाँ भाई, भाई मेरी बोलिए। आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ मनोज रही है। भाई, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों को कि सरकार के सिस्टम का, जो करप्शन का एक सिस्टम चल रहा है, आप बेरोजगार साथियों के साथ खड़े हुए और उनकी आवाज के लिए आप अपना टाइम खराब कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो। लेकिन मनोज भाई, जी जी सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे ये है, आप और हम सब लोग जानते हैं कि सिस्टम में, मनोज मैं दिख रहा हूँ आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिए, आपकी आवाज भी साफ आ रही है, आप दिख भी रहे हो। हाँ। तो मनोज भाई, सबसे बड़ा जी बोलिए। दुर्भाग्य हमारे ये है
कि हमें पता है, सब भाइयों को पता है, सारे बेरोजगार भाइयों को पता है कि हमारे साथ में बहुत बड़ी गलती हो रही है, बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये है कि हमारे अंदर यूनिटी की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, रीट और जी एसआई और जेईएम की परीक्षा की बात नहीं है, संपूर्ण देश की बात है। पूरे देश के साथ ही करप्शन हो रहा है, देश ही बिक रहा है। जैसे कि करंट प्रॉब्लम आज लाइट की चल रही है, इसी तरह के तो बहुत सारी समस्या हैं। तो मैं आपकी लाइव के माध्यम से आम आदमी को मैं अवेयर करना चाहूंगा, बेरोजगारों को मैं बताना चाहूंगा, मेरी मन की व्यथा है उनको बताना चाहूंगा कि जब तक हम लोग यूनिटी नहीं बनाएंगे, अत्याचार के खिलाफ लड़ने का साहस पैदा हमारे अंदर नहीं होगा, तब तक आम आदमी का, चाहे वो स्टूडेंट हो, बेरोजगार हो, किसान हो, हमारा शोषण इसी तरीका से होता रहेगा। जी मनोज भाई। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। कहीं ना कहीं यूनिटी की कमी है। देखो है ना, जैसे हम छात्रों के मुद्दे पर ही बात कर लेते हैं। हर किसी के परिवार में से रामकेश भाई कोई ना कोई तैयारी कर रहा है कंपटीशन की, है ना। कोई, किसी ने रीट का एग्जाम दिया है, किसी ने जे का दिया है, किसी ने एसआई का दिया है। आपके कोई घर में से कोई भाई होगा, बहन होगा, मामा का, बुआ का, कोई तो होगा। हाँ, लेकिन सबको पता है। सब लेकिन कुछ है, कहीं ना कहीं ये लोग सारे सोच लेते हैं बेरोजगार कि अपने यार, ही हैं, सब कुछ है। हाँ, लेकिन ये लोग सोच लेते हैं कि यार ऐसे ही काम चल जाएगा। जब तक एक साथ यूनिटी में आके सड़कों पे संघर्ष नहीं होगा, तब तक ये सरकारें, है ना, इसी प्रकार से ये चीजें चलती रहेंगी। अभी पटवारी की एग्जाम होने वाली है, वीडियो की एग्जाम होने वाली है। अगर ये जो चीजें हुई है ना, अगर ये चीजें आगे भी होती रहेंगी, तो जैसे पटवारी की एग्जाम में भी कोई कोई ना कोई तैयारी कर रहा होगा आपके परिवार में से, घर में से, तो ये चीजें आप देखिए कि पटवारी का पेपर भी बिकेगा, वीडियो का पेपर भी बिकेगा। अगर ये चीजें बंद नहीं होती है, तो एक मेहनत करने वाले छात्र के लिए इससे बुरी बात नहीं हो सकती। वो तैयारी करता है, 5 4 5 साल लगाता है, कितने पैसे घर वाले उसके पीछे लगाते हैं, कितने सपने घर वालों के होते हैं, और उनके सपनों को कोई और लोग खरीद लेते हैं, तो कहीं ना कहीं तकलीफ का विषय तो है छात्रों के लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं जो गलत हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ अगर लड़ाई आज नहीं लड़ेंगे, तो आने वाले भविष्य में पता नहीं, हो सकता है कि इसकी कीमत आपको कितनी बड़ी चुकानी पड़े। अगर आज छात्र लड़ लेंगे, तो बिल्कुल। आने वाले समय में हो सकता है कि इनका भविष्य बच जाएगा। बहुत बड़ी बात है मनोज भाई, बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, और मैं आप लोगों को आपकी लाइव के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। आज जो स्थिति है, चाहे वो बेरोजगारों की स्थिति हो या किसानों की स्थिति हो, मुद्दा छोटा हो बड़ा हो, आज स्थिति हमारे सामने इस तरह की स्थिति क्रिएट हो गई है, और उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी हैं, है ना। तो बिल्कुल हमें आज अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ के, व्यक्तिगत द्वेष और भावना छोड़ के, हमें बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा। आज बिल्कुल स्थिति ये क्रिएट हुई है हमारे सामने कि आज अगर हम चुप रहे ना, इस स्थिति का अगर हमने शोषण किया, तो मुश्किल से, ये मेरा दावा है, मैं आपकी लाइफ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुश्किल से 15 साल के अंदर देश गुलामी की राहों पर जाएगा। ये मैं आपकी लाइफ के साथ में, दावा के साथ में कहना चाहता हूँ। क्योंकि जो बिल्कुल सिस्टम चल रहे हैं, इंटरनल जो सिस्टम चल रहे हैं, क्या सिस्टम चल रहा है। मेरा काम ऐसा है मनोज भाई, मैं ज्यादा तो आपको नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ इस चीज को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आज हमने संघर्ष नहीं किया ना, आने वाली पीढ़ी तो आप छोड़ दो, देश ही गुलाम होगा। मैं आप लोगों की लाइफ के माध्यम से मैं कहना बिल्कुल। चाहता हूँ, संघर्ष जो शोषण जरूरी का है। जो शोषण का विरोध नहीं करेगा ना, अत्याचार का, तो है ना, वो 7 पीढ़ी उसकी अत्याचार भोगना ही पड़ेगा उन लोगों को। आज बिल्कुल देश की स्थिति बेहद गंभीर है, देश गुलामी की राहों पे जा रहा है। सब कुछ हमारे सामने है, सब कुछ एविडेंस हमारे साथ में है, सब कुछ हमारे सामने क्लियर है। अगर एक आम आदमी के साथ सामने, अगर एक आम आदमी थोड़ा सा भी अपराध कर देता है, उसके सामने एक छोटा सा भी एविडेंस मिल जाता है, उसको 1 सेकंड के अंदर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन आज सरकार के खिलाफ हमारे पास में सब कुछ मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इससे बड़ी दुर्भाग्य ना, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। ये गौर करने की बात है मनोज भाई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रामकेश भाई, आप जो बात कह रहे हो वो आपकी बात सही है, कि अगर सब लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे और अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप दोबारा गुलाम हो जाओगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। सारे क्षेत्रों में आप गुलामी की ओर अग्रसर हो। कि आप कहीं ना कहीं, जो लोग है ना, वो सेल्फिश हो गए कि यार हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो जिंदगी जी रहे। उस चीज का फर्क पड़ता है। कहीं जो चीजें आज किसी और के साथ हो रही है, कल आपके साथ होगी, परसों वो किसी और के साथ होगी। तो कहीं ना कहीं अन्याय के खिलाफ, अन्याय अगर एक व्यक्ति के साथ भी होता है तो वो अन्याय है। और अन्याय के खिलाफ अगर आप जब तक बोलोगे नहीं, तब तक आपका शोषण होता रहेगा।
और शोषण लोग करते रहेंगे। सरकारें कोई भी हो, सरकारें चाहे कांग्रेस आए, बीजेपी आए, बसपा आए, कोई आम आदमी आए, ये सरकारें जनता का शोषण करने के पर्टिकुलर लिए बनी हमारे है, मनोज भाई, सरकारें कोई पर्टिकुलर बड़ी नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। पर्टिकुलर हमारा सरकार से कोई मतलब नहीं, सरकार कोई भी हो, सरकार चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, है ना। जी सरकारों से तो कोई अपेक्षा रही नहीं है, रक्षा की जी, भक्षक बन चुके हैं। बिल्कुल आज बिल्कुल बिल्कुल। शर्म की बात है कि हमारी 5-5 साल की जो मासूम है, जो कली, उनके साथ में रेप की घटना है। हो क्या रहा है देश के अंदर? 5 साल जी की जी। बच्ची और जी रामकृष्ण भाई, 60 ये साल की जो माता चीजें फंसी हो वाला रही है लाश। बहुत ही, जी जी, कहीं ना कहीं देखो तो इसके इसके लिए लिए हम भी मनोज भाई कहीं जिम्मेदार हैं। जी जी, देखो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार है मरना रामकृष्ण जी, एक दिन, अगर गलत के मनोज भाई खिलाफ मरना एक आवाज दिन नहीं है। उठाएंगे। जब तक अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, निश्चित रूप से मेरा मानना है शोषण होता रहेगा। सरकारें अंधी गूंगी होती है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। पर्टिकुलर में किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा। जब तक सरकार तभी जागती है जब इंसान को अपनी बलि देनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ जी युवाओं को शोषण के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरीका से देश स्वतंत्र हुआ है। मैं आज दावा करता हूँ सिस्टम यही चलते रहे तो 15 साल मुश्किल से देश झेलेगा। देश जी मुश्किल से 15 साल बाद में गुलामी की राहों पे जाएगा। जी। ये मेरा धन, दावा है। जी, कोई आदमी अगर धन्यवाद। राजनीति के बारे में स्टेट वो समझता हो तो वो नोट कर जी सकता है मेरा स्टेटमेंट। जी, मेरी बिल्कुल। व्यथा है, ये दुर्भावना है हमारे देश का। वो इसलिए कि हम हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। सबसे बड़ी जी समस्या ये है। जी रामकेश भाई, धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। बाकी मैं 1 मिनट में अब लाइव को खत्म ही करूंगा। और कोई साथी अगर अपनी बात रखना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तीनों भर्तियों के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी है। तीनों भर्तियों के बारे में मैंने आपको बताया कि तीनों भर्तियां कोर्ट में चल रही है, कोर्ट में याचिका लग चुकी है। और जब भी ग्राउंड पे दोबारा से आंदोलन की रणनीति जैसे बन जाएगी 1-2 दिन में, तो हम ग्राउंड पे भी आपको दोबारा आपके लिए संघर्ष करते दिखेंगे। लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, एक सरकार हिलने वाली नहीं है। तो भाइयों, आपकी लड़ाई है और आपके लिए लड़ रहे हैं, तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि जितना हो सके उतना बड़े लेवल पर सपोर्ट करिए, जिससे ये तीनों भर्तियों में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, यहाँ पे तीनों भर्तियों की निष्पक्ष जांच हो और छात्रों को न्याय मिल सके। ठीक है साथी, और जो भी भाइयों के सवाल है आप कमेंट में लिख सकते हो, बता सकते हो। जो भी साथी वीडियो से जुड़े हैं, लाइव से जुड़े हैं, उनको धन्यवाद। और बाकी आप वीडियो को शेयर करना, सभी साथियों तक चीजें पहुंचे जिनसे उनको जानकारी मिल सके तीनों भर्तियों के बारे में क्या चल रहा है। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे लास्ट में कि आपकी आवाज को मजबूती से उठाने का कार्य हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन आप हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। जो ये गलत हुआ है एग्जामों में, ये नहीं होना चाहिए। पेपर लीक, धांधलेबाजी बंद होना चाहिए। मजबूत कानून बनने चाहिए। और जो लोग ये पेपर लेने का काम करते हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और तीनों एग्जामों की जांच हो, तीनों पेपर रद्द हो। चाहे कोई बत्ती लाल हो, चाहे कोई उत्तम लाल हो, सारों की गिरफ्तारी हो और इनके जो पीछे इनके आका बैठे हैं, उनको भी पकड़ा जाए और सारी चीजों के खुलासे जल्द से जल्द हो और पता लग सके कि इनके पीछे कौन कौन लोग हैं, है ना। तो इसके लिए जो हमारी लड़ाई जारी है, आगे भी लड़ते रहेंगे। आप सबका सपोर्ट इसी प्रकार से बना रहे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जितने भाई लाइव से जुड़े सबको बहुत बहुत धन्यवाद।